हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फर्स्ट क्लास। माय नेम इज ताजिर और आज के इस वीडियो में हम अनलॉक करने वाले हैं, अनबॉक्स करने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स को जो लीगल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी डिफिकल्ट साबित होते हैं बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग नेचर। और साथ ही साथ में आज का ये वीडियो लीगल कंटेंट राइटर्स एज वेल एज जो क्रिएटिव राइटिंग आमतौर पर करते हैं उनके लिए भी एक वोकैबुलरी वीडियो के तौर पर बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाला है। तो आज हम लेने वाले हैं 7 difficult legal terms and we are going to unlock them, we're going to unbox them. So without delay, let's start the video. So the first word that we're going to study is notwithstanding. अब इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, आप सोचिए कि ये एक रूल है, notwithstanding, वो किसी और के साथ खड़ा ही नहीं होता, वो किसी और के साथ सेट ही नहीं होता। ओके, सो नॉट विथ स्टैंडिंग। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक स्कूल रूल बुक है, देखिए इधर, और स्कूल रूल बुक में 2 रूल लिखे हुए हैं। रूल नंबर 1 सेज नो फोन्स अलाउड इन द क्लास एंड रूल नंबर 2 सेज नो टॉकिंग ड्यूरिंग द लेसन्स। सो ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी इस रूल के ऊपर नहीं है। अब आता है नॉट विथ स्टैंडिंग। अब यहां पे एक एक्सेप्शन देखिए क्या लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर रूल the class monitors are allowed to use their phone in the class for important messages. So notwithstanding any other rule का मतलब ये हुआ, कोई और रूल जो भी कहे उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो रूल हम बता रहे हैं कि the class monitors are allowed to use their phone in the class for important messages, ये रूल अकेले में सारे जो अदर रूल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, चाहे 10 हो 20 हो, वो सारे रूल्स को ये ओवरराइड करता है। इसका मतलब ये सारे रूल्स को ये बाईपास करता है। सो इफ वी डू अ प्ले ऑन वर्ड्स वी कैन से दैट इट डज नॉट स्टैंड विथ अदर्स, इट स्टैंड्स अलोन। सो देयरफॉर नॉट विथ स्टैंडिंग, इट स्टैंड्स अलोन। तो लीगल लैंग्वेज में जो आपको फ्रेज दिखने में मिलता है वो इस तरह से होता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एग्रीमेंट। कहने का मतलब ये है कि इस एग्रीमेंट में बहुत सारे प्रोविजंस हो सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन उन दूसरी बातों का कोई मतलब नहीं जब ये रूल, एक अलग से रूल हम इसमें यूज करते हैं, जिस तरह से हमने स्कूल रूल बुक के बारे में बताया। ओके, अब चलते हैं दूसरे वर्ड पे जो है हियरिन। आप हियरिन का वर्ड प्ले ऐसा याद रखना कि ये यहीं पर है, हियर इनसाइड, इसके अंदर ही है, और विद इन है, इसी में है बसा हुआ। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यहीं पे है। ठीक है, let us look at this school book again. We go from here. So this is page 5 and article 3 of this school rule book talks about school timing. What are the school timing? It says school timings are as follows: Monday to Friday 8 a.m. to 2 p.m. and Saturday 9 a.m. to 12 p.m. अब पेज 10 पे अब देखिए एक दूसरा आर्टिकल है जो अटेंडेंस के बारे में बात कर रहा है। वो ये क्या कह रहा है? Students must arrive on time as per the school timings as provided हेयरिन। इसका मतलब ये हुआ कि हेयरिन जो है वो रेफर कर रहा है इसको कि आप मेरे पहले वाले जो मैंने मेंशन किया था टाइमिंग के बारे में, आप उसको देखिए, और जिस तरह से हमने टाइमिंग को मेंशन किया हुआ है उसी तरह से स्टूडेंट्स को स्कूल में आना है। एज प्रोवाइडेड हियरिन बोले तो यू रेफर बैक टू व्हाट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर इन टर्म्स ऑफ स्कूल टाइमिंग। सो इसको यूसेज इसका क्या रहता है? यूजुअली इसको रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है कि बार बार हम ना बोलें कि एज पर द स्कूल टाइमिंग विच इज 8 to 2 p.m. ऑन फ्राइडे एंड 9 a.m. to 12 p.m. ऑन सैटरडे। सो उस बात को रिपीट ना करने के लिए हियरिन लिखा जाता है, जिसका मतलब ये है कि वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट इट, गो हैड एंड चेक द रेफरेंस। अब हम आते हैं एक तीसरा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वर्ड पे जो है देयर टू। ओके, देयर टू को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, आप इसको याद रखिएगा कि देयर टू मतलब ये रेफर बैक करता है कोई रेफरेंस को जो पहले ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि देयर टू, वहां पर भी है, वो देखो पीछे जाके देखो कि वहां पर भी है। और इसको यूज किया जाता है टू कनेक्ट अ क्लॉज टू एन अर्लियर रेफरेंस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। सो हमारे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक सैंपल कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने बनाया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। इट सेज द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स स्टेट दैट स्कूल स्टार्ट्स एट 8 a.m. सो दिस इज द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। द अमेंडमेंट्स देयर टू प्रोवाइड दैट, उसका मतलब ये हुआ कि उस 8 बजे शुरू होने वाली जो बात थी उसमें एक अमेंडमेंट किया गया, तो इसीलिए वो बोल रहा है कि देयर टू बोले तो कौन सा? रेफर बैक टू द टाइमिंग ओरिजिनली मेंशन्ड व्हिच वाज 8 a.m. इन द मॉर्निंग। नाउ
The amendments there to provide that except on Wednesday when school starts at 9 a.m. अब वो कह रहा है कि 9 बजे जो है स्कूल शुरू होगा ऑन वेंसडे को, उस जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एक अमेंडमेंट किया गया था। तो देयर टू का मतलब है यू गो बैक एंड चेक द प्रीवियस रेफरेंस, व्हेन वाज द स्कूल टाइमिंग 8 a.m. on that original timing, original contract, there was an amendment made and it said that on Wednesday the school will start at 9 a.m. Alright, so कितना आसान है, कितना सिंपल है। Let's go ahead and check the contrast of thereto and thereof। so शुरू करते हैं हम thereto से, because we already know about what is thereto। पहले का कोई रेफरेंस समझाने के लिए thereto को यूज किया जाता है। Let us have a look at one example over here that is in from legal context। So it says the company updated its policy। तो कंपनी का एक पॉलिसी था जो अपडेट किया गया। So there are some new changes there, right? So the changes thereto, thereto का मतलब क्या हुआ, उस पॉलिसी में जो नए नए चेंजेस किए गए हैं will be effective from next month onward। Now let us have a look at example 2। ये हमने एक रियल लाइफ सिनेरियो से लिया हुआ है। You must fill out the form and attach the required document thereto। So आपको फॉर्म फिल करना है और उसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसको thereto में अटैच करना है। What is the meaning of thereto? The form itself। So we are referring back to something previously stated already। अब आते हैं thereof में। So thereof को याद रखने का एक आसान तरीका है, आप इसको सोचना ऑफ देयर, ओके। A sense of belongingness का जो आइडिया है वो यहाँ पे छलकता है। Let us have a look at one legal context example। So it says the contract and the terms thereof must be followed। Now यहाँ पे जो thereof यूज किया उसने, उसका मतलब ये है कि the contract and its terms, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का और उसके टर्म का, and therefore sense of belonging must be followed। एग्जाम्पल 2 देखो, रियल लाइफ सिनेरियो से मैंने लिया हुआ है, जिसमें ये कह रहा है कि द केक वाज डिलीशियस बट द इंग्रेडिएंट्स thereof remain a secret। now the ingredient thereof मतलब किसका thereof, उस केक का जो इंग्रेडिएंट है, the cake's ingredients were a secret, so it was not revealed। so thereto में हम प्लेस के बारे में बात करते हैं कि पहले कोई ना कोई जगह पे उसको रेफर किया गया हुआ है। thereof का होता है कि इस जगह का जो मेंशन था, उस जगह का जो मेंशन था वो एक सेंस देता है ऑफ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ओके। Now we move on to another interesting word which is nothing। अब nothing का जो जनरल मीनिंग है वो तो बड़ा आसान है यार, कुछ नहीं, बस that's it, right? But in legal language nothing talks about no provision or no part। So हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि स्कूल रूल बुक में हम वापस चले जाते हैं और रूल बुक में एक गाइडलाइन है जो कह रहा है ओवर हियर कि नथिंग इन दिस रूल बुक शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम ब्रिंगिंग देयर ओन लंच। अब रूल बुक में वो कह रहा है कि रूल बुक में आप कोई भी ऐसे जगह से ऐसा मीनिंग मत निकालना जो कहता हो कि स्टूडेंट अपने लंच स्कूल में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। मतलब हर एक स्टूडेंट लंच अपने स्कूल में बाहर से ला सकता है, सब्जेक्ट टू एनी रेस्ट्रिक्शंस। अब बात यह है, अगर कहीं ना कहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शन आया है इम्पोज्ड बाय स्कूल्स फूड सेफ्टी रेगुलेशन फॉर और अदर एप्लीकेबल पॉलिसीज, अगर कोई दूसरा एप्लीकेबल पॉलिसी है या फिर कोई रेस्ट्रिक्शन है जो इंपोज करता है कि मतलब फूड सेफ्टी वाला जो डिपार्टमेंट है अगर वो कोई रूल अप्लाई करता है या फिर कोई पॉलिसी बना लेता है, तो फिर बच्चे स्कूल में लंच लाने से पहले दे हैव टू लुक फॉर दैट दोज रूल्स, राइट। अदरवाइज इफ देयर आर नो रूल्स, if there are no restrictions, then everybody can bring their lunch to the school। so matlab no provision, no part, no section, no article of this guidebook says that students cannot bring their own lunch to school। however agar koi restriction impose kiya jata hai तो उसको आपको मानना है। Let us move on to another word, subject to। अब सब्जेक्ट का देखो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख के रखा हुआ है, सब मतलब बिलो, नीचे जो होता है, जैसे कि हम सब हेडिंग बोलते हैं, जो मेन हेडिंग के नीचे आता है ना। सो लेट अस गो बैक टू द रूल बुक अगेन ओवर हियर, जिसमें यहां पे बोला है कि नथिंग इन दिस रूल बुक शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट स्टूडेंट फ्रॉम ब्रिंगिंग देयर ओन लंच सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द स्कूल्स फूड सेफ्टी रेगुलेशन और अदर एप्लीकेबल पॉलिसीज। नाउ सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये हुआ कि अगर फूड सेफ्टी रेगुलेशन वाला जो डिपार्टमेंट है अगर उसने ये बताया कि देखो आप बैंड फूड आइटम्स नहीं ला सकते, जैसे कि वो ये चेक करता हो कि कहीं जो फूड आप जो बाहर से ला रहे हैं वो कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए वो कुछ नया रूल ला सकता है।
अगर वो रूल नहीं है, समझ लो ये टेम्पररी रूल्स है जो फूड सेफ्टी रेगुलेशन वालों ने लगाया हुआ है, वो टेम्पररीली कुछ दिनों के लिए उन्होंने लगाया फिर उनको हटा दिया, तो रूल बुक में कोई ऐसा और प्रोविजन नहीं है जो स्टूडेंट्स को रोकता हो कि वो लंच नहीं ला सकते। लेकिन जब जब वो रूल लाएगा या फिर अगर वो रूल परमानेंट भी हो गया तो स्टूडेंट्स को उन रूल्स का फॉलो करना है। सो सब्जेक्ट टू टॉक्स अबाउट अ रूल दैट इज डिपेंडेंट ऑन अनदर रूल। एक बड़ा रूल है, उसके अंदर में छोटे छोटे रूल्स डाले गए हैं या फिर कोई रूल डाला गया है, उसको आपको फॉलो करना है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर वर्ड व्हिच इज अनलेस ओवर हियर। सो अनलेस का एक सिंपल मतलब है एक्सेप्ट इफ और एक्सेप्ट व्हेन। सो इसका एक कंडीशन का मतलब आप सीधा सीधा समझ लो कि ये ऐसा होता है, इट्स लाइक ए कंडीशन दैट सेज दिस रूल डज नॉट अप्लाई इफ समथिंग एल्स हैपेंस। पहले वाले की तरह ही है तकरीबन तकरीबन, है ना, कि ये वाला मैंने एक रूल आपको बता दिया, लेकिन अगर कोई दूसरा रूल आ जाता है, अगर कोई दूसरा रूल इसको हटा देता है तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक स्कूल क्लासरूम का पिक्चर लगवाया हुआ है और इधर मैंने एक रूल लिखा हुआ है बोर्ड पे जो कह रहा है कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट वेयर यूनिफॉर्म ऑन फ्राइडेज। मतलब फ्राइडे को सबको यूनिफॉर्म पहन के आना है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। बोले तो इन दिस केस इफ देयर इज अ स्पेशल इवेंट और एक्टिविटी ऑन फ्राइडे, अगर फ्राइडे में कोई स्पेशल इवेंट और एक्टिविटी हो जाता है दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू ड्रेस डिफरेंटली, फॉर एग्जांपल अ कॉस्ट्यूम पार्टी और अ स्पोर्ट इवेंट, द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर एन एक्सेप्शन टू द यूनिफॉर्म रूल। सो पहले वाला रूल ये था कि हर फ्राइडे को आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है, लेकिन वो कह रहा है कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर्स अदरवाइज रिक्वायर्स, which का मतलब ये हुआ कि वैसे तो फ्राइडे में आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्टिविटी हुआ या कोई स्पेशल इवेंट हुआ तो आप फ्राइडे को अपना कैजुअल कोई दूसरा डिफरेंट ड्रेस पहन के भी आप आ सकते हैं। तो अगर आप यूजुअल फ्रेज देखेंगे, हम लेफ्ट साइड पे चलते हैं अभी, अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स, ये लीगल लैंग्वेज है, लीगल फ्रेजेस है, अनलेस ए कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन यहां पे एक देख सकते हैं जो मैंने कहा है कि व्हेन वी रीड ए रूल we should do what it says। एक रूल आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने एक रूल है, by follow the rule, but if you don't if we find out that the person who made the rule meant something different, then we should do what they really meant। एक रूल आपके सामने है, लेकिन रूल लिखने वाले ने अगर कोई दूसरा मीनिंग भी वो बताना चाहता होगा तो आपको उसको फॉलो करना है जो उसने रियली मीन किया हुआ है। हम आते हैं दूसरे फ्रेज पे जहां पे वो कह रहा है कि अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इसका मतलब ये हुआ कि द जनरल रूल अप्लाइज। ओके, जो रूल आपके सामने है वो अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा, अनलेस द सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट मेक्स इट नेसेसरी टू इंटरप्रेट इट डिफरेंटली। कोई सिचुएशन ऐसा आ सकता है, कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा आ सकता है जहां पे आपको उस रूल को उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इंटरप्रेट करके अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के वर्ड्स। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर इस वीडियो में आप कोई कमेंट करना चाहते हो या फिर आपका कोई इनपुट हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। साथ ही साथ में अगर आपके कमेंट के बेस पे आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियो बनाऊं तो भी मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। At the same time, please don't forget to like, share and subscribe to my channel for such interesting updates in future. I'm going to see you soon again on another video on Exam First Class. Thank you for watching. See you.